Hey guys, welcome back to our channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma and dear friends, today we are starting a new chapter of class 12th mathematics, that is vector algebra. So बच्चों, before starting the chapter, let me just introduce you something कि ये कितने मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है ना, और हम इस प्लेलिस्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है और ये आपका आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा इस वेक्टर एंड अलजेब्रा का, और मैं आपको बता दूं कि ये वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड इससे जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज 3D। तो बच्चों, वेक्टर एंड 3D मिला के ये 14 मार्क्स का आता है, दोनों मिला के ये 14 मार्क्स का आता है, बोथ इन आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड। इज दैट क्लियर? आरबीएससी में भी 14 मार्क्स का आता है और ये सीबीएसई में भी ये 14 मार्क्स का ही चैप्टर है। इज दैट क्लियर? ये दोनों मिला के वेक्टर एंड 3D। तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि वेक्टर विल कैरी 7 मार्क्स, है ना? एग्जैक्ट नहीं है 7 मार्क्स, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो बच्चों, ये मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा कि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है ना। और वैसे ही आपने जो वेक्टर वाला जो टॉपिक है ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ है आपका फिजिक्स के अंदर, तो आपको ये इतना हार्ड नहीं भी लगेगा, ठीक है ना? इतना हार्ड नहीं है आपके लिए। सो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। सो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इन फिजिक्स or in mathematics, in physics we have two types of quantities. We have two types of quantities, or we can say two types of physical quantities. First one is scalar quantities and the second one is vector quantities. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, याद है ना? और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको। अब बच्चों, जो हमारा मैथ है, हम लोग मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर और अलजेब्रा, इसमें वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम लोग इसमें कुछ बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे वेक्टर हमारा होता क्या है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लाइक कोलिनियर वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद बच्चों, वी विल डू वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर, और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब इसमें हम लोग काफी सारे ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे कि इनको मैं सम कैसे करूंगा, डिफरेंस कैसे करूंगा, किसी भी वेक्टर को मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, है ना, और मैं किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। तो उसके लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज आवर स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ऐसे हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, सो बच्चों, इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखें। अगर एंड तक नहीं देखोगे ना तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका जरूर इसमें से रह जाएगा, ठीक है? सो बच्चों, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होता है आपको सब पता है ना। और दूसरी चीज है मेरा लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है लाइन क्या होता है। लाइन इज, दिस इज सिंपली ए लाइन, है ना, जिसका कोई क्या हो, एंड नहीं हो, है ना, वो क्या होता है आपका लाइन होता है। तो बच्चों, अब ये जो मेरी लाइन है ना एल, मान लीजिए मेरे पास कोई लाइन है एल,
ये मैंने इस लाइन एल को ड्रॉ कर रखा है। तो बच्चों जो आपकी लाइन एल है इसको मैं दो डायरेक्शन दे सकता हूं। कैसे? या तो मैं इसका डायरेक्शन ऐसे का बना सकता हूं, ठीक है, या फिर बच्चों मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि जो आपकी लाइन एल है उसकी डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों अगर किसी लाइन में मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, इफ आई हैव गिवन ए डायरेक्शन टू एनी लाइन, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। प्लीज नोट इट डाउन, वी कॉल दैट डायरेक्टेड लाइन। व्हेन एनी लाइन एल इज गिवन ए डायरेक्शन, then that line is known as your directed line. Is that clear? So ये पहली बात हमने यहां पे देख लिया, ठीक है। और हम लोग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? यूजिंग एरो हेड्स, यूजिंग एरो हेड्स। जो मैंने ये बनाए ना इस टाइप वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो हेड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि ये हमारा लाइन क्या होता है। अब बच्चों अगर मैं ये जो आपकी लाइन है ये वाली, अगर मैं इस लाइन की जो आपकी लेंथ है ना, अगर मैं इस लाइन की जो आपकी लेंथ है उसको मैं क्या कर दूं? लिमिट कर दूं, है ना, या फिर उसको लाइन को मैं डिफाइन कर, उसकी मैं लेंथ को डिफाइन कर दूं, ठीक है, या फिर जो आपकी लाइन एल है उसकी लेंथ को मैं कंस्ट्रेंट कर दूं, तो बच्चों वो क्या बन जाता है हमारा? फिर लाइन सेगमेंट बन जाता है। ये तो बताया ना आपको लाइन सेगमेंट कब बनता है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इफ मैं यहां से लिख रहा हूं ऐसे, इफ वी रेस्ट्रिक्ट the length of line L, if we restrict the length of line L, then it is known as line segment. It is known as line segment. ठीक है, this is your A और ये अपना B। ठीक है, मैंने क्या किया? जो आपकी लाइन थी उसकी मैं जो लेंथ है उसको मैंने क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? अब बच्चों अगर ये क्या हो, आपकी डायरेक्टेड लाइन हो, समझ रहे हो ना, अगर ये आपकी डायरेक्टेड लाइन है और उसको मैंने क्या कर दिया? उसकी जो आपकी लेंथ है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका? दिस विल बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आया समझ में? तो कैसे है, लाइन की अगर मैं उसमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो वो हमारा बन जाता है डायरेक्टेड लाइन। और बच्चों अगर कोई लाइन सेगमेंट में मैं डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो वो हमारा बन जाता है क्या? डायरेक्टेड, नोट इट डाउन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आया समझ में? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? इज दैट क्लियर? ये आपका ऐसे भी हो सकता है या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ठीक है, दोनों ही आपकी लाइन सेगमेंट है। और इन लाइन सेगमेंट में मैंने क्या कर दिया? मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये जो आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो चलिए वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। A vector is that quantity, a vector is that quantity which has magnitude as well as direction. A vector is that quantity which has magnitude as well as
डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों जो हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था, याद है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसमें क्या हमारा मैग्नीट्यूड था? यस था ना मैग्नीट्यूड। मैंने क्या कर दिया था, मैंने उस लाइन का रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, तो रेस्ट्रिक्ट करने से वो क्या बन गया हमारा, एक उसमें एक मैग्नीट्यूड आ गया था। सेकंड, क्या इसमें डायरेक्शन थी? यस, इसमें डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो बच्चों जो हमारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर। इज दैट क्लियर? आ गया बात समझ में यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सो बच्चों हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे बनाया था, दिस इज योर ए एंड दिस इज बी। इज दैट क्लियर? ऐसे बनाया हमने। तो बच्चों ये जो आपका ये ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन ए से है ना, और इसका फाइनल पोजीशन कहां पे है? इसका फाइनल पोजीशन क्या है? बी। ये कैसे पता लगा मुझे? इस एरो की हेल्प से मुझे पता लगा, है ना। आपका एरो ये ऐसा है, दैट मीन्स ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो बच्चों जो हमारा ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है या फिर जो हमारा ये वेक्टर है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे वेक्टर एरो लगाते हैं, ठीक है ना। ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे एरो लगाते हैं। आई थिंक अगर आपको याद हो कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों वही अगर मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे ए बी, और उसके ऊपर मैं लगाऊंगा एरो, और मेरा पहले क्या आएगा? ए आएगा। पहले मेरा ए क्यों आया है? क्योंकि जो आपका वेक्टर है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? उसका बी है। इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है बच्चों? सो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो ए बी से शो कर दो, या फिर आप इसको सिंपली क्या मान लो, कोई एक अल्फाबेट मान लो, स्मॉल अल्फाबेट मान लो, और उसके ऊपर आप ऐसे एरो लगा दो। और इज दैट क्लियर? आगे यहां तक समझ? किसी को दिक्कत? इज दैट क्लियर? और बच्चों हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं? देखो हम लोग इसको रीड ऐसे करेंगे कि वेक्टर ए बी और वेक्टर ए, है ना। ए वेक्टर ना बोल के हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी या फिर वेक्टर ए। आई बात समझ में यहां तक? किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इज दैट क्लियर? अब बच्चों इसमें हमारे दो पॉइंट होते हैं, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, एंड ये क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट। ये क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की कोई नीड नहीं है, फिर भी आप देख लो। जो आपका पॉइंट ए है दैट इज नोन एज योर इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, एंड पॉइंट बी इज नोन एज योर फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। सो बच्चों इसको फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? देखो फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एक चीज और आती है हमारी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये क्या होता है? देखो कि जो आपका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है ना, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है दैट इज योर मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर। सो गाइस द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल पॉइंट एंड initial point is known as magnitude और length of vector, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, देखो आज का पूरा थ्योरी वाला क्लास रहेगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे,
है ना। सो बच्चों जो आपका मैग्नीट्यूड या फिर जो लेंथ ऑफ वेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ए बी वेक्टर, दिस इज व्हाट वेक्टर ए बी, और इसके आगे मैं ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इज दैट क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, इज दैट क्लियर। दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि जो आपका ये वेक्टर है इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसका फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो फिर ये होगा बच्चों, या फिर इसका आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। हाँ, अब ये तो पता है ना एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, व्हाट इज दिस एरो रिप्रेजेंटिंग, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड ऑल्सो द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर है लाइक दिस, ठीक है, हमारा कोई वेक्टर है लाइक दिस, दिस इज योर पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है बच्चों। चलो बताओ इसमें मुझे क्या बताओगे कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा। कि बच्चों जो आपका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, देखिए इनिशियल पॉइंट विल बी बी, है ना, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है या फिर फाइनल पॉइंट है वो क्या होगा, ए होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बच्चों मैं इस वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बी ए वेक्टर से, इसको मैं लिख सकता हूं बी ए वेक्टर से। तो इतनी चीजें नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट इतना, हाँ। अब देखिए बच्चों, क्या मेरा ए बी वेक्टर इक्वल है बी ए वेक्टर के, अरे फटाफट बताओ, क्या जो मेरा ए बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, जरा सोच के बताओ। नहीं, इक्वल नहीं है ना। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि बच्चों दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, डायरेक्शंस आर opposite but magnitude same, ठीक है। therefore not equal vectors। आया माइंड में, चलो आगे बताओ। क्या ए बी वेक्टर का दैट इज वेक्टर ए बी का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड, क्या ये दोनों इक्वल है, यस है ना इक्वल। कि जो बच्चों आपका जो वेक्टर ए बी है या फिर जो आपका वेक्टर बी है ना, उसका सेम क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देयरफॉर ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल होती है और ये मेरा नॉट इक्वल, इज दैट क्लियर। तो आप इस बात को भी लिख सकते हो कि द वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए, वाई, बिकॉज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। देयरफॉर नॉट इक्वल वेक्टर्स, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए, इज दैट क्लियर। सो बच्चों ये हमने बात कर लिया वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा बेसिक कि वेक्टर क्या होता है आपका, व्हाट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, व्हाट इज डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, और उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, उसका टर्मिनल पॉइंट क्या होता है ना, और लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, एंड लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, सॉरी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पे कि ये जो आपका है ना, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ। लेंथ ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो आपका लेंथ होता है वो कभी आपका नेगेटिव हो सकता है क्या? आपका लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसीलिए जो आपका वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। सो गाइज हेडिंग डालिए पोजीशन नाउ स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सो लेट्स सपोज let a point P having coordinates x, y, z in a plane, x, y, z in a plane। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th में 3D में पढ़ा था ना कि अगर कोई मेरा वेक्टर कोई प्लेन, अगर कोई मेरा पॉइंट प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं ना। सो वही बात मैंने मान ली। तो बच्चों देखो, अब लेट सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड ये अपना वाई एक्सिस है, एंड जो हमारी तरफ निकल के आ रहा है ना ऐसा, दिस इज आवर जेड एक्सिस। सो बच्चों इसको हम प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कोई जेड एक्सिस है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों एक्स वाई जेड प्लेन में हमारा कोई पॉइंट क्या है? हमारा कोई पॉइंट P है x, y, z। आया समझ में यहां तक? x, y, z में हमारा कोई पॉइंट है P, x, y, z, और ये हमारा क्या है? ओरिजिन O। तो बच्चों जो O से स्टार्ट होके जो P पर जो मेरा ये वेक्टर बनेगा ना, यही मेरा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। आई बात समझ में? क्या हुआ कि जो अपना पॉइंट P है, पॉइंट P क्या है? x, y, z। So the vector starting from the origin O and ending at the position P is known as position vector OP। तो बच्चों यहां पे जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है मेरा? O से P। आई बात समझ में? पोजीशन वेक्टर मेरा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है मेरा, और जिस पॉइंट पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिस पॉइंट्स के, वहां पे वो क्या करता है? एंड करता है। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर और ओपी वेक्टर। इज दैट क्लियर? आ गया पोजीशन वेक्टर समझ में? तो बच्चों हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में इतना ही जानना था कि the vector which has initial point as origin and final point at position P, at point P is known as position vector। अब बच्चों अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस, है ना। अब आपने 3D में फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, z माइनस z। सो बच्चों क्या निकल के आएगा मेरा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इसको भी नोट कर लो आप कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और आगे जाके हम लोग और भी बात पढ़ेंगे कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस बात को अभी नहीं करना, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि पोजीशन वेक्टर का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ओरिजिन ओ, और जिसका जो एंड पॉइंट है वो कोई अपना पॉइंट पी है, ठीक है। और अगर पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड है,
तो बच्चों जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा इस पोजीशन वेक्टर का दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये हमारा कैसे निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ 3D। आई बात समझ यहां तक? चलिए अब हम लोग बच्चों एक आगे बात करने वाले हैं कि व्हाट आर डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। सो हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए कि डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। सो बच्चों इसके लिए एक डायग्राम बना लो। थ्री डी प्लेन हो गया, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये हमारा कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो बताओ क्या बताओगे अब कि जो आपका आर वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरा, पोजीशन वेक्टर विल बी द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन O एंड एंडिंग एट द पॉइंट P। सो बच्चों दिस विल बी माय पोजीशन वेक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा R वेक्टर से। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं डायरेक्शन एंगल क्या होता है। सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूं डायरेक्शन एंगल क्या होता है। तो बच्चों जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है ना, जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है दैट इज ओपी, वेक्टर ओपी। तो ये जो अपना वेक्टर ओपी है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना एंगल बना रहा है अपना एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज नोन एज अल्फा। आई बात समझ में? पहले हमने क्या किया, 3D प्लेन बना लिया एक, फिर मैंने एक पॉइंट P माना जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फिर मैंने डिफाइन कर दिया एक पोजीशन वेक्टर। सो बच्चों व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर विल बी वेक्टर ओपी। यही तो होगा ना वेक्टर ओपी। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैं डिफाइन कर रहा हूं डायरेक्शन एंगल। सो व्हाट इज डायरेक्शन एंगल, द एंगल दैट द पोजीशन वेक्टर ओपी मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अल्फा। और ये जो आपका वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ये जो आपका वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोल लेंगे बीटा, और ये जो आपका जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों ये अल्फा बीटा गामा ही मेरे क्या है, डायरेक्शन एंगल है। आया समझ में? अल्फा बीटा गामा ही मेरे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। So, अगर मैं इसके डेफिनेशन बोलूं कि द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द पोजीशन वेक्टर दैट इज ओपी, वेक्टर ओपी, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। इज दैट क्लियर? सो लिख लो आप इसमें कि द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर विथ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड
एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। तो मैं लिख देता हूं इस बात को। सो स्टूडेंट्स, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा made by the vector r vector with positive direction of x y z axis respectively are known as direction angle। तो ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। तो जरा इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो बच्चों सपोज करो कि लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और ये आपकी तरफ जो आ रहा है वो क्या है, आपका जेड एक्सिस है। तो बच्चों मेरा कोई एक पॉइंट यहाँ पे P है जो क्या है P x, y, z। तो बच्चों अगर ये मेरा कोई पॉइंट P है स्पेस के अंदर, तो बताओ इसका डायरेक्ट जो पोजिशन वेक्टर कैसे होगा, मेरा O से स्टार्ट होके और यहां तक जो मेरा आ रहा है ये क्या हो जाएगा, फिर मेरा पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। समझ आया ना? ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड जो आपकी तरफ आ रहा है वो क्या है, जेड एक्सिस। और मेरा यहां पे कोई पॉइंट P है x, y, z। तो बच्चों ये जो आपका ब्लू वाला है दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OP वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं ये अल्फा बीटा गामा क्या है। सो बच्चों ये जो मेरा r वेक्टर है ये इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट विल बी माई अल्फा। ठीक है, सो ये कितना एंगल बना रहा है, ये इतना बनाएगा ना, यहां से स्टार्ट होकर इतना बनाएगा एंगल, ये समझ रहे हो? ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, दिस विल बी अल्फा। अब बच्चों बीटा क्या होगा मेरा, बीटा विल बी दिस, बीटा विल बी दिस एंगल, दिस विल बी द बीटा। और गामा क्या होगा फिर मेरा, गामा जो पोजीशन वेक्टर ये वाला वेक्टर है वो इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट विल बी द गामा। इज दैट क्लियर? आ गया समझ? ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा, अल्फा बीटा एंड ये गामा। थोड़ा सा फील करो, अल्फा बीटा एंड ये आपका गामा। सो बच्चों यही मेरे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। अब मैं बात करता हूं क्या मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो बच्चों जो मेरी ये एंगल्स आई है ना अल्फा बीटा गामा, अगर मैं इनका कोस ले लूंगा, अगर मैं इनका कोस ले लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा। ठीक है, सो यहां पे लिख दो आप कि द कोसाइंस ऑफ एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों बोलो क्या बनेगा मेरा, कोस अल्फा एक तो ये बन जाएगा, दूसरा कोस बीटा एंड तीसरा क्या बन जाएगा मेरा, कोस गामा। तो ये मेरे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। इज दैट क्लियर? दीज आर माई डायरेक्शन कोसाइंस। अब बच्चों जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको हम लोग LMR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ गया बात समझ में कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है ना, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इन सबको हम लोग LMR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट मीन्स बच्चों जो अपना L है, L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा एंड LMR। सो बच्चों R क्या होगा मेरा, LMR है या फिर LMN। तो N विल बी इक्वल टू वोट, कोस ऑफ गामा। ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? जो अपने डायरेक्शन कोसाइंस है उसको हम लोग LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा एंड N इज इक्वल टू कोस गामा। अब मैं एक रिलेशन फाइंड करूंगा, इसको हटा रहा हूं मैं, अब मैं एक रिलेशन फाइंड करने वाला हूं। सो बच्चों उस रिलेशन को जरा ध्यान से देखना, उस रिलेशन को आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं L इज इक्वल टू कोस अल्फा
और ये मेरा किसके इक्वल होगा, ये मेरा किसके इक्वल होगा। देखो बच्चों, ये मेरा क्या है, ओपी इज माई पोजिशन वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा मेरा आर वेक्टर, यही तो होगा ना। अरे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है। या फिर आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, आर से भी इसको शो कर सकते हो, है ना। याद रखना, पोजीशन वेक्टर को आप या तो ऐसे शो करोगे उसके मैग्नीट्यूड को, या फिर आप उसको आर सिंपली ऐसे भी शो करते हो। जैसे कि मैंने बताया था ना, आपका ए बी वेक्टर ए बी ये है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे शो करते हो, या फिर आप ऐसे भी शो करते हो, या फिर आप इसको सिंपली ए बी लिख सकते हो। ठीक है ना, आया समझ में। हाँ अब देखो, अब जरा ध्यान से समझना, मैं कुछ आपको समझाने वाला हूं। जस्ट ए मिनट। हाँ यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए जरा। सो ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और ये आपकी तरफ जो है वो जेड एक्सिस है। और मान लीजिए दिस इज माई पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब बच्चों मैं कोस अल्फा फाइंड कर रहा हूं, कोस अल्फा। सो मेरा कोस अल्फा देखिए, ये मेरा अल्फा है ना, दिस इज माई अल्फा। और अगर बच्चों मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मेरा एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप अगर इसको देखो आप, ये जो मेरा एंगल है ना, ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं कोस अल्फा लिख सकता हूं। कोस अल्फा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बच्चों ये क्या है मेरा, दिस इज द बेस, दिस इज आवर बेस, और ये क्या है इसका हाइपोटेनस, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। समझ रहे हो ना, मैं कोस अल्फा की बात कर रहा हूं। अल्फा क्या होता है, द एंगल दैट द पोजीशन वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सो ये मेरा अल्फा है। तो अगर मुझे कोस अल्फा लिखना है बच्चों, तो कोस अल्फा क्या होगा, ये मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। सो बच्चों कोस अल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बताइए जरा मुझे, व्हाट इज द बेस, बेस इज एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, आर। सो बच्चों कोस अल्फा क्या होगा मेरा, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। आई बात समझ में। अगर मुझे इस बात को यहां से देखना है बच्चों, तो देखो ये आपका ऐसे बन रहा है ना, तो ये क्या होगा मेरा, दिस विल बी एक्स, ये आपका एक्स होगा ना, और ये क्या है मेरा आर है। तो कोस अल्फा कैसे डिफाइन करोगे आप, एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बच्चों एक्स अपॉन आर से हम लोग क्या लिखेंगे, कोस अल्फा। आगे बात समझ में यहां तक। चलिए ऐसे ही आप लोग डिफाइन करो एम। सो बच्चों एम इज व्हाट, कोस बीटा, एम इज कोस बीटा। तो ये आपका बीटा एंगल है, दिस इज योर बीटा। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये जो मेरा एंगल है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का बनेगा। तो बच्चों फिर कोस बीटा क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा मेरा, बेस है आपका y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है मेरा r। ऐसे ही बच्चों जो आपका n है दैट इज इक्वल टू कोस गामा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा z अपॉन r बन जाएगा। ये बात आई समझ में, z अपॉन r बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो ये मेरा L फाइंड करने का, ये मेरा M फाइंड करने का, और ये मेरा N फाइंड करने का। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकता हूं, किसी भी वेक्टर का मैं डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकता हूं। एक छोटा सा है ना, हालांकि आपको अभी ये समझ नहीं आएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बच्चों अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, सो आई नो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, L M N ये होंगे ना। तो बच्चों मैं L कैसे फाइंड करूंगा, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो व्हाट इज R, R क्या है मेरा, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ही तो है। दैट मीन्स अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय एक्स, तो बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, कौन से वाला एल वाला। ऐसे ही आप एम फाइंड कर लेंगे, एम कैसे फाइंड करोगे आप 3 अपॉन अंडर रूट दिस कंप्लीट, एंड एन कैसे फाइंड करोगे आप 5 अपॉन ये पूरा अंडर रूट में। सो बच्चों ऐसे हमें डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूं, कि अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करूं तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा बताइए जरा। तो बच्चों ये आपका इक्वल होगा 1 के। कैसे, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो व्हाट इज माई एल, एल है अपना x, सो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके आगे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्या होता है मेरा, आर इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही है, दोनों कैंसिल हो गए इक्वल टू 1। और यही बात मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया। इज दैट क्लियर। सो बच्चों आप ये वाला जो रिजल्ट है उसको ध्यान रखना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर एल एम एन क्या है मेरे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर। यहां तक ठीक है। चलिए अब जो अपना लास्ट टर्म है वो क्या है डायरेक्शन रेशियो। लास्ट टर्म इज डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों इस डायरेक्शन रेशियो को अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। मेरा L किसके इक्वल है, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो यहां से बच्चों क्या मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, यस। x क्या है मेरा, x विल बी इक्वल टू एल आर, x इज इक्वल टू एल आर, y इज इक्वल टू एम आर एंड n इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल्स टू एन आर। इज दैट क्लियर। तो बच्चों जो आपके x y z ही है ना वही मेरे क्या है, वही क्या है मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो आप यहां पे लिख लो कि एल आर एम आर एंड एन आर ये क्या है मेरे, दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बातें बता दिया कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एंड द थर्ड वन इज डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। इज दैट क्लियर। ये मेरे क्या है डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से, एल आर एम आर एन आर। इज दैट क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो आपके डायरेक्शन रेशियोज है ना दीज आर प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। इज दैट क्लियर। और इसको हम लोग ए कोमा बी कोमा सी ये भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपके तीन डायरेक्शन रेशियो आए हैं ना उनको हम ए बी सी से भी शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ए है वो किसके इक्वल है, एल आर के इक्वल है, बी आपका इक्वल है एम आर के, एंड आपका सी किसके इक्वल है, एन आर के इक्वल है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, समझ गए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं आपका, डायरेक्शन रेशियो एल आर एम आर और एन आर। या फिर बच्चों जो मेरा इस पॉइंट P के जो एक्स वाई जेड है ना, इस पॉइंट P के जो मेरे एक्स वाई जेड है वही क्या है मेरे डायरेक्शन रेशियो है। चेक कर लो ये है कि नहीं है, यही है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल्स टू एन आर। इज दैट क्लियर। सो बच्चों x और a दोनों मेरे इक्वल ही तो है, x इज इक्वल टू a, तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या होगा मेरा ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड। समझ गए। सो ये हमने तीन बातें जान लिया। तो बच्चों इन तीनों बातों का यहाँ पे तो कम यूज है इस चैप्टर में, बट जो आपकी वेक्टर 3D है उसमें बहुत यूज है।
ठीक है। और एक बात हम लोगों ने यहां से और नोट कर सकते हैं, वो क्या है कि a square plus b square plus c square is not equal to 1, but l square plus m square plus n square equal to 1। इन दोनों बात को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बढ़ते हैं। सो फटाफट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो बच्चों हम लोग पहले बात करेंगे कि आपका जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर क्या होता है। सो बच्चों जीरो वेक्टर क्या होता है, देखिए मेरा कि when initial and terminal point are same, that is magnitude of vector 0, that is magnitude of vector 0, then it is known as जीरो वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ? बहुत छोटा सा डेफिनेशन, इजी सा डेफिनेशन कि जब बच्चों इनिशियल और जो मेरा टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, या फिर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। दैट मीन्स जहां से मेरा ए स्टार्ट हुआ है वहीं पे मेरा क्या हो, उसका टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, है ना? या फिर ठीक है, तो बच्चों ये भी मेरा क्या है, एक जीरो वेक्टर। ये भी मेरा क्या है, एक जीरो वेक्टर ही है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, जीरो के ऊपर ये वेक्टर साइन, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है ना? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट। जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है। सो बच्चों अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर, तो आप लोग क्या बता दोगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। सो नेक्स्ट हेडिंग यूनिट वेक्टर। सो बच्चों जैसा कि नाम में है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेकंड वन इज यूनिट वेक्टर। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, वो क्या होगा, मेरा यूनिट वेक्टर होगा। दैट मीन्स बच्चों इक्वल टू 1 या फिर ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर defines the direction of that vector। डिफाइन से बेटर रहेगा। सो ठीक है कि जो आपका यूनिट वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट
वेक्टर, और इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए ए के ऊपर ऐसे कैप लगाएंगे या फिर ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे कैप लगाएंगे, ठीक है, या पी कैप, जो भी जैसे भी आपने उसको रिप्रेजेंट किया हो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कैप लगा दूंगा। तो बच्चों जहां भी मेरा कैप लगा हो उसका मतलब क्या है, वो मेरा एक यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कितना, उसका फिर मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर। थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर। तो बच्चों जैसा कि नाम में लिखा हुआ है को इनिशियल, मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। दैट मीन्स बच्चों ठीक है, तो यहां पे जो वेक्टर ए बी है एंड जो वेक्टर ए सी है वो दोनों क्या है, को इनिशियल है। दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए है ना, सेम इनिशियल पॉइंट है, देयरफॉर दीज आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमें करना है को लीनियर वेक्टर्स। लेट मी जस्ट चेक, उससे पहले कुछ है क्या? फोर्थ इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, विच आर पैरेलल टू ईच अदर irrespective of their magnitude, irrespective of their magnitude and direction. Is that clear? तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो क्या हो, पैरेलल हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो और या फिर उसका डायरेक्शन कैसा भी हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है, तो बच्चों ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर? या फिर आप ऐसे मान के चले ये अपना ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर्स भी कैसे हैं मेरे, कैसे हैं, दीज आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। आगे लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, ये मेरा ए वेक्टर है और दिस इज माय वेक्टर बी, तो बच्चों ये भी कैसे हैं, मेरे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये भी मेरे कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स ही हैं। ये वेक्टर्स भी कैसे हैं, मेरे कोलिनियर वेक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए। अब देखिए इस वेक्टर में क्या हो रहा है, जो आपका डायरेक्शन है वो सेम है ना, तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और यहां पे जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है, तो बच्चों इनको बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सो बहुत इजी सा था कि अगर जो दो वेक्टर्स कैसे हो मेरे, पैरेलल हो, चाहे उनका डायरेक्शन कैसा हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर नहीं हो, इज दैट क्लियर। बट वो होने कैसे चाहिए, वो आपके पैरेलल होने चाहिए, है ना, इज दैट क्लियर। तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है अपना इक्वल वेक्टर्स।
या फिर लाइक वेक्टर्स सिक्स्थ है आपका, अनलाइक वेक्टर। तो बच्चों लाइक वेक्टर क्या है, आपके ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना, डायरेक्शन क्या हो, जिनकी सेम हो, तो वो मेरे होंगे लाइक वेक्टर्स। एंड जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। तो इसी का नाम क्या, दूसरा नाम क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, जो मैंने आपको पहले बता दिया, पैरेलल वेक्टर। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यहां तक पैरेलल वेक्टर एंड नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। तो बच्चों इक्वल वेक्टर क्या होता है कि द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि उन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए, एंड बच्चों उनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों कोई दो वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर तब बोलूंगा जब उनमें मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि द रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, मतलब कि जो उनका इनिशियल पॉइंट है ना वो कुछ भी हो सकता है। सो हमें बात बस ये ध्यान में रखनी है कि दे शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मैंने तीन वेक्टर्स लिखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। इज दैट क्लियर? अब देखो इसका डायरेक्शन भी ऐसे है, इस वाले का डायरेक्शन भी ऐसे है, तो इन तीनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम है ना। तो बच्चों तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, दीज थ्री वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। Is that clear? If any two or three vectors have same magnitude and same direction, then these vectors are known as equal vectors. अब बच्चों हमारा लास्ट वेक्टर है which is negative vector. Negative vector. Negative vector. ठीक है। सो बच्चों कोई दो वेक्टर्स मेरे नेगेटिव वेक्टर्स कब होंगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या होंगे मेरे, दीज विल बी नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, बट बच्चों इनमें चेंज क्या होता है, इनमें चेंज ओनली डायरेक्शन का ही होता है ना। तो बच्चों दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर हैं ये कैसे वेक्टर्स हैं, आर नेगेटिव वेक्टर्स। आई बात समझ में कि जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी डायरेक्शन कैसी हो, ऑपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। आप एग्जांपल समझ सकते हो कि ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? सो बच्चों यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो मैंने सेम मान लिया है ना, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। ठीक है, दिस इज, लेट्स से दिस इज ओवर बी वेक्टर। सो बच्चों ए और बी मेरे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शंस है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स
देख लिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, you can do like, share, subscribe Vidhi Vigyanpur for more videos. So thanks guys for watching this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you.